अब बात करते हैं उस वोट की जिसे जनादेश कहते हैं। वो वोट जो सरकार बनाता है, वो वोट जो लोकतंत्र में भरोसा है, वो वोट जो कहता है कि मैं अपनी सरकार चुनूंगा। लेकिन विपक्षी क्या कह रहे हैं कि वो वोट उनको पड़ा लेकिन पड़ा नहीं। वो विपक्षी कह रहे हैं कि हमें 295 सीट मिलेगी लेकिन ईवीएम हैक है। वो विपक्षी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है लेकिन मोदी सरकार ने ईवीएम को हैक कर लिया। वो विपक्षी कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कलेक्टर को फोन कर धमका दिया। अब जरा सोचिए, दो चेहरे हैं। एक तरफ वही साहब कह रहे हैं कि भाई हमें बहुमत मिल रहा है और जनता ने हमें चुना है और चुना है ईवीएम के जरिए, और दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम को एक तरीके से टेम्पर्ड किया गया और इस वजह से मोदी सरकार आ रही है। आज सवाल यही है कि वोट किस पर चोट है? अपने ऊपर विपक्ष चोट कर रहा है, अपने ऊपर से भरोसे को जनता की नजर में खो रहा है, या फिर वोट की से चोट से जनता के उस भरोसे को डगमगाने की कोशिश की जा रही है जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग के ऊपर टिका हुआ है। आज बात इसी में। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फेक नैरेटिव किस तरीके से गढ़ा गया और किसने क्या क्या बयान दे दिए हैं। जल्दी से एक बार आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगला बयान आपको बताते हैं। अगला बयान देखिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी 300 सीट आई तो ईवीएम का वोट। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता का वोट नहीं होगा और ईवीएम सेट हो गई। ये कह रहे हैं कि आप नेता सौरभ भारद्वाज की ईवीएम को पहले ही सेट कर दिया गया। जहां इंडी गठबंधन का वोट वहां धीमी वोटिंग, ये आतिशी कह रही है आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? ये लोग मशीन चोर हैं, मशीन पर नजर रखें, आपका वोट कहां जा रहा है इस पर नजर रखिए। आगे जरा देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है कि ईवीएम के साथ बड़े स्तर पर छेड़खानी हुई और ईवीएम के साथ सेटिंग की गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी, कुछ जगहों पर ऐसी ईवीएम मिली जिन पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है। अब जरा सोचिए, अमित शाह ने गलत थोड़ी ना कहा कि भाई जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आएगी ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। और ये दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, 295 वोट आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग को सुनिए, 295, तो वो भी तो ईवीएम से ही आएगी। बहरहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब दिया, लेकिन उनका दर्द उसके अंदर छलका। सबसे पहले जरा देखिए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि अमित शाह पर कलेक्टर्स को धमकाने का आरोप, फेक नैरेटिव सेट किया गया, बाकायदा सबूत मांगे गए, सबूत दिए नहीं। वोटर टर्नआउट से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। वोटर लिस्ट को गलत बताया लेकिन सब सही है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि फेक न्यूज रोकी, खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। अब उनके दर्द को समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां 642 मिलियन मतदाता हैं, उनके साथ वो चुनाव करा रहे हैं और उनके ऊपर ही काली पोतने का काम वो विपक्ष कर रही है जो उन्हीं के बनाए सिस्टम पर भरोसा करते हुए चुनाव के अंदर है। अब क्या वाकई में ये वोट हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट नहीं है? क्या ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये एक निष्पक्ष व्यवस्था पर चोट नहीं है? क्या उस जनादेश का अपमान नहीं जो किसी को भी मिलेगा इसी ईवीएम के जरिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ महेश शर्मा जी मौजूद हैं और साथ में रिटायर्ड आईएएस AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपके साथ। भाई इतनी बड़ी पार्टियां हैं, एक दौर में आप देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, आज चलिए मान लेते हैं कि इंडी गठबंधन में आप खुद को खोया खोया महसूस करते हैं, लेकिन हार का मतलब यह तो नहीं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही तमाचा मार दिया जाए, उस पर सवाल उठा दिया जाए, नैरेटिव सेट किए जाए। विजेंद्र जी, हार जीत तो होती रहती है। सरकार हमारी भी थी, आज इनकी है, कल हमारी होगी, परसों इनकी दोबारा होगी। लेकिन मैं कहूँ ये माहौल क्यों बन गया है, ये एक चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना पड़ेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि ये सरकारी एजेंसियों के ऊपर जो बार बार आरोप लगता है, ये आरोप लगना पिछले 5-10 साल से चालू क्यों हो गया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, क्योंकि सर 5-7 साल से आप लोगों ने हारना शुरू कर दिया और ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया ईवीएम पर। भाई अपनी कमियों को अगर खुद पहचान लेंगे और देख लेंगे कि नेतृत्व क्षमता नहीं है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम जनता से नहीं जुड़ पा रहे, तो ईवीएम का रोना नहीं रोना पड़ेगा ना सर। आप बताइए, जहां आपकी सरकारें बनी, क्या वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, मतपत्र से चुनाव हुआ है वहां? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ है। कल सुबह आप देखेंगे, आप ही के चैनल पे हम सब लोग डिबेट करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 295 जो सरकार बनाती हुई नजर आएगी। आप मेरा दर्द समझिए, इलेक्शन कमीशन का दर्द समझिए, जनता के दर्द को समझिए। या तो ये कहना बंद कीजिए कि आपकी सरकार आ रही है, ये कहना बंद कीजिए कि 295 आ रही हैं, या फिर ये कहना बंद कीजिए कि ईवीएम गलत है। उस ईवीएम से ही तो वोट निकलेगा ना, और उसी से 295 आएगा। फिर भरोसा क्यों नहीं है? विजेंद्र जी, ये माहौल किसने बनाया है? ये सोचने का शुरुआत कहां से हुई है? कांग्रेस ने बनाया। क्यों बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि देश के लोगों को, देश की पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसा नहीं है? ऐसा माहौल क्यों, ऐसा नैरेटिव क्यों सेट किया? ऐसा माहौल क्यों बनाया कि ऐसा माहौल बन गया? ऐसा नहीं करेंगे और सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, आ जाएगा। क्यों बिना बात बदनाम किया जाता है सबको? राजकुमार जी, दरअसल विपक्ष एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही है। उसको कुछ अच्छा मिल गया तो खुश होने लगेगा, वाहवाही करने लगेगा, कुछ उसको नहीं मिला तो रोने लगेगा और पूरी कायनात को कहेगा कि खराब है। भाई ऐसे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे दे तो लोकतंत्र की जीत, संविधान की जीत, ना दे तो सब मोदी सरकार के नीचे घिरे हुए हैं। कहीं आपकी सरकार बन जाए तो जनता की जीत, हार जाए तो ईवीएम टेम्पर हो गई। ये क्या चल रहा है सर? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की देगी तो बेहतर होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर सारे उद्योगपति ले लीजिए, न्यायपालिका ले लीजिए, अधिकारी ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, सब लोग डरे हुए हैं। अभी भी से सब लोग डरे हुए। ये माहौल कहां से आया? ये AK सिंह साहब, क्या केस नहीं होना चाहिए? मैं बहुत एक कॉमन मैन के तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूं। भाई देश के 140 करोड़ लोगों को जिस व्यवस्था पर भरोसा है, जो जनता ये सोचती है कि मैंने जिसको वोट दिया उसको गया, क्या ये उनके साथ विश्वासघात नहीं? जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट किया जाता है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एक साफ छवि है उस पर दाग नहीं है? जो इस तरीके के माहौल क्रिएट किए जाते हैं और बिना सबूतों के जब सबूत मांग ले तो फिर बगल में झांकने लगते हैं। जयराम रमेश ने भी यही किया। जी विजेंद्र जी, आपने जितनी सारी कमियां निकाली हैं इनके तर्कों में, जो ईवीएम के विरुद्ध जो बात करते हैं, उन सारी तर्कों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन देखिए, जितना आसान या सरल मामला ये दिख रहा है, उतना सरल मामला ये है नहीं। अभी आपके ही बिरादरी के अशोक श्रीवास्तव जी हैं दूरदर्शन में, उन्होंने एक किताब लिखी है मोदी और खान मार्केट गैंग के बारे में। तो जो नेशनल और इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग के जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये सारा गेम उनके द्वारा खेला जा रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस इलेक्शन में कई पूर्वी देश जो हैं उन्होंने इंटरफियर किया है। ये छुपी हुई बात नहीं हुई है, धीरे धीरे सब कुछ खुल करके आ रहा है। तो ये अगर आपको याद होगा तो राहुल गांधी जी ने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ही एक बात कही थी, और उसमें यही बात कही थी उन्होंने कि अगर कांग्रेस हार रही है तो उसके बाद मतलब या इंडी हार रही है तो उसके बाद पूरे देश में आग लग जाएगा। आप ये ना भूलें कि आग लगाने वाली बात इन्होंने साल भर पहले इंग्लैंड में भी कही थी कि भारत में तो पेट्रोल बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, बस एक तिल्ली लगाने की जरूरत है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, उनकी मैं गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आम कार्यकर्ता होता है उसको जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उसकी मेंटालिटी क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, वो तो कुछ और होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कुछ और दिखता है। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आप कर रहे हैं, भाई देशद्रोह क्या ये नहीं कि 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेल जाएं? क्या ये देशद्रोह नहीं कि आप उनके जनाधार का अपमान कर दें? ये आंदोलन करेंगे, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में वायलेंस करना चाहते हैं। ये साहब सुप्रीम कोर्ट गए, वहां उनकी बात सुनी गई, वहां निर्णय हुआ। इनको इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज करके रखा हुआ है कि आप आकर के बताइए कि मतलब आप इसको हैक करके दिखा दीजिए, लेकिन ये वहां नहीं जाते हैं। देखिए, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं गज नकारा वृत्ति। गज मतलब हाथी,
देखिए, आपको हाथी सामने दिख रहा है, फिर भी आप कहेंगे नहीं ये तो हाथी है, मुझे तो हाथी नहीं दिख रहा है। तो ये जो इनका जो पूरे की पूरी स्टोरी है, कार्यकर्ताओं के लिए तो इस तरह के मतलब कि जो आर्गुमेंट दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उनको ये मौका जो है उसको उपयोग में लाना चाहते हैं कि देश में कैसे वायलेंस हो जी और तोड़ा जाए। याद रखिए सिंह साहब, दरअसल दिक्कत यह है कि कोई सही को सही बताने वाला पार्टी के अंदर है ही नहीं। एक कहावत है कि राजा ने कहा कि रात है, रानी ने भी कहा कि रात है, मंत्री ने भी कहा रात है, और संतरी ने भी कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। कुछ ऐसा ही हो रहा है सर, कोई बता ही नहीं रहे कि पार्टी में क्या है, और फिर ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। महेश शर्मा जी भाई, बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं पिछले 24 घंटे में, और उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत दिए नहीं जा रहे हैं। क्या ये वाकई में जनादेश जो भी कल आने वाला है, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में आए या बीजेपी के पक्ष में आए, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है सर कि जनता ने जो जनादेश दिया, क्या हम उसको पहले से ही क्वेश्चन कर दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार ईवीएम को लेकर के सबसे पहले शंका किसने जाहिर की? राहुल गांधी ने, क्योंकि मैनिपुलेट की जा सकती, पहले कभी नहीं उठाई। जब सरकार, इन्हीं की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है ईवीएम सिस्टम को, यूपीए सरकार के दौरान ही तो हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब ये आपत्ति इसलिए कि क्योंकि हार गए। एक चीज ये इसको सोचना पड़ा, लोकतंत्र संविधान की हानि हुई, ये कहां, ये फैलाया कहां गया? ठीक है सर, हम बात करें उस नैरेटिव की जो विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, और देश की सबसे ज्यादा क्रेडिबल संस्था इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है। विकास सोमानी जी, क्या वाकई में यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसके खिलाफ कुछ किया जाए? क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक संस्थान की नहीं जाती है, उस संस्थान के साथ तमाम उन लोगों की भी जाती है जो देश को चलाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आप कोई तोहमत लगाएं या कोई इल्जाम लगाएं, लेकिन उसके लिए सबूत दें। सबूत कुछ है नहीं। कांग्रेस जिस तरह के जो दावे कर रही है, जिस तरह के आरोप लगा रही है, और जिस तरह की जब खुद की सरकार आ जाए, खुद की सीट आ जाए, लोकसभा की सीट, तब तो ये ईवीएम मशीन सही है, और जब नहीं आती है तो ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं। तो आप इनसे पूछिए कि 2004 में, और उसके बाद जब लगातार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बने थे, तब भी ईवीएम मशीन से जब वोटिंग हो रही थी, तब इन्होंने ईवीएम पे, हमने तो कभी आरोप लगाया नहीं ईवीएम मशीन पे। जबकि आप बताइए, जब से 2014 में, 2019 में जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिल रहा है, तो अब इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि मैं 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। विजेंद्र जी, जब स्पष्ट रूप से वो लगातार वो कहते भी हैं कि आप कहीं कुछ इस तरह की है तो आप बताइए, तब तो इन्होंने कभी तक कोई ऐसा आक्षेप लगाया नहीं। और कुछ आक्षेप लगाते हैं तो उसका कोई, जब उसका एक जांच होती है तो कुछ पाया जाता नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, तीन सवाल सर, मेरे पास वक्त की कमी। राजकुमार शर्मा जी, क्या इलेक्शन कमीशन ने खुली चुनौती नहीं दी कि आइए जिसमें दम है ईवीएम को हैक करके दिखाइए? कोई गया क्या आप में से? राजकुमार शर्मा जी, देखिए विजेंद्र जी, चर्चा बहुत लंबी है, और इस चर्चा के लिए जो ये माहौल बना है देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ईवीएम कोई गया आप में से? गया क्या कोई आप में से? दूसरा सवाल, मशीनों पे जयराम रमेश ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई सबूत दिया क्या उन्होंने? निश्चित तौर पर सबूत आएगा विजेंद्र जी, सबूत नहीं आएगा, आपको निर्वाचन आयोग को भी दिया जाएगा, फोन कर दिया, सरकार को भी दिया जाएगा, आपके चैनल पे भी दिखाई देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है, हम उसे निवेदन करते हैं, माहौल खत्म करिए देश में। हार जीत होती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, वो पूछेगा तो ये बता देंगे। ये सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग आप करते हैं, ये बंद करिए, जिससे सबका सम्मान हो। राजकुमार शर्मा जी, भाई आप जहां भी जो भी कहते हैं कहिए। मेरे इस चैनल पर, फर्स्ट इंडिया पर, अगर आप कोई आरोप मेरी किसी भी संस्था पर लगा रहे हैं, क्योंकि देश की संस्थाएं हैं, तो फिर आप पर्चे दिखाइए, सबूत दिखाइए और कहिए देखिए ये है ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें अमित शाह ने कहा ये हमारे पास कि हम गए थे। क्यों जनता जानती है भली बात रूप से कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस किस तरह के बयान जारी कर रही है। AK सिंह साहब, सर दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया, जिस पार्टी ने ईवीएम को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंजेक्ट किया, आज उसी पार्टी को भरोसा नहीं है। हालांकि उसको भी पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ तो कहेंगे ना। और कहने के लिए सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था को ही दागदार करने की कोशिश की जा रही है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब बिना सबूत के लगते हैं?
देखिए, मोदी जी ने अपने इस जो कैंपेन के दौरान जो इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि 4 जून के बाद जो है कड़े निर्णय लिए जाएंगे और राजनीतिक भूचाल आएगा। तो एक जो मेरे हिसाब से एक जो आदत जो हो गई है कि साहब बिना मतलब के, बिना तथ्यों के आप जो है संस्थाओं को रोज जो है नीचा दिखाते हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में। जुडिशरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो, इनको तो हर एक संस्थाओं में किसी में भी विश्वास नहीं है और हर एक संस्था को ये गाली देते रहते हैं। तो ये कोई छोटा गेम नहीं खेल रहा है, ये गाली ऑफ द कफ नहीं है कि एक्सीडेंटल आप लोग सोच रहे हैं, कोई आम जनता जैसा सोच रही है कि एक्सीडेंटल है, ये बिल्कुल नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिजाइन। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल दो राय नहीं है। ठीक है सर। महेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर देखिए, एक शब्द होता है आत्ममंथन। खिलाड़ी जब हारता है तो वो अपनी कमजोरियों को पकड़ता है, उन्हें दूर करता है और फिर तेज दौड़ता है और जीतता है। क्या विपक्षी पार्टियां इस एक्सरसाइज को भूल गई हैं और वो अपनी कमजोरियों को सामने लाने से ज्यादा अच्छा समझते हैं कि चलिए संस्थाओं को ही कमजोर बता देते हैं, कम से कम कोई हमारे ऊपर सवाल नहीं उठाएगा? सर, कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली शिकार करना थोड़ी ना छोड़ देगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी मतलब जो भी बात हुई है, 2 चीज़ें पे बहुत गौर करने की बात है कि इसको देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरा बताने का नैरेटिव भारतीय लोगों ने, भारतीय पार्टियों ने जाकर के बाहर किया। वहाँ से ही मैसेज आ रहे हैं जी। वहाँ के ही संस्थान, मतलब यहाँ की इस बार पहली बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। ये कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? जो वो विरासत के कर लगाने वाले कर रहे हैं या और क्या कर रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है, उसने कहा है कि आप सिस्टम पे भरोसा करना सीखिए, लेकिन बावजूद हर स्टेप पे मतलब क्या कहता नहीं कि आप विश्वास करना, ये आप स्वयं लोकतंत्र को हानि पहुंचाने की स्वयं कोशिश कर रहे हैं। जो आरोप लगाने वाले ही आरोप मतलब क्या कहते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, राजकुमार जी और विकास जी आपका भी शुक्रिया। अब जरा अंदाजा लगाइए, हम अपने एक घर की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पाते। हमारा इलेक्शन कमीशन हर एक पोलिंग बूथ पर इस व्यवस्था को देता है कि कोई क्वेश्चन ना कर पाए। और क्या जब हम ईवीएम को सवाल करते हैं, क्या हम उन लाखों कर्मचारियों के डेडिकेशन को कटघरे में नहीं लाते जिन्होंने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना दोपहरी देखी, बंद कमरे के अंदर निष्पक्ष चुनाव के लिए आपका मतदान कराया? आज फर्स्ट इंडिया इलेक्शन कमीशन के साथ हर उस एक पोलिंग बूथ पर बैठे कर्मचारी को सैल्यूट करता है जिसने देश के सबसे बड़े चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया। कल परिणाम आएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है।